नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग 2019 पीटी का अंतिम जो 25 प्रश्न बचा हुआ है उसको देखेंगे। उससे पहले आज का भी एक छोटा सा विचार है कि राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। ये दूसरा लाइन जो है उससे लगभग सभी एग्री भी करते होंगे और अच्छे से अनुभव भी रखते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला कि गर्भवती महिला प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है उसको पढ़िए। ये थोड़ा कॉमन सेंस के आधार पर भी गलत लगेगा कि शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 6 बार नहीं हो, मतलब ऐसे सोचिए। ये वैसे तो उस समय जो संशोधन हुआ था अधिनियम तो उससे संबंधित अगर जानकारियाँ है तब तो ये सही है, अन्यथा आप 2 को निकाल सकते हैं। और ये कि छुट्टी जो सवेतन अवकाश की व्यवस्था है वो कितने 26 सप्ताह के लिए है। तीसरा है कि 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा। तीसरा केवल सही है यहाँ। निम्नलिखित में तो कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक नहीं है। तो वैसे जितने भी वर्ल्ड बैंक और मुख्य IMF, UNDP, UN के अन्य संगठन जो अंग हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज किए जाते हैं उसको ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। साथ ही और जो मुख्य रिपोर्ट है उनमें उनके जो सूचकांक के क्या क्या आधार है तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे HDI के क्या क्या हैं, और फिर अभी जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसका क्या है, उस सबको ध्यान में रखेंगे। सी है कि भारत में निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था। तो ये सब करंट अफेयर का है, बी था और बी है इसका। और अभी जितने भी अधिनियम में ये संशोधन हुए हैं कि ई अपशिष्ट के नियम और बाकी खाद्य सुरक्षा मानक वगैरह उन सबको ध्यान में रखेंगे। ये भारतीय खाद्य निगम RCI में SPT सब दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और MSP वगैरह दोनों में ही पढ़ा जाता है। तो कृषि से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखने से दोनों ही जगह लाभ होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान के भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है। इसका सी है कि प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत और अभी क्यों को क्या मॉडल किस मॉडल के आधार पर इसको करते हैं, भविष्य के लिए क्या सजेशन दिया जा सकता है, मतलब उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मतलब मीन्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अगली बार भी पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का अभी भी देख लीजिए FCI और MSP के बारे में विस्तार से किन किन फसल को दिया जाता है, उसमें क्या क्रम है, कितने रबी के हैं, कितने खरीफ के हैं, कौन कौन से दाल हैं, बाकी चीज़ें। और इकोनॉमी का है कि किसी भी देश में के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी जो है ना उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। तो देखिए सामाजिक पूंजी कैपिटल जो सोशल कैपिटल होता है उसको अगर इकोनॉमी में इसको पढ़ा भी जाता है सोशल कैपिटल के बारे में। तो यहाँ पे सीधा ये है, देखिए दो इसमें ना दूसरा तो बिल्कुल नहीं, मतलब गलत है कि आधारिक संरचना और मशीन स्टॉक के बारे में बोला जाता है। अब फिर ये तीसरा कि क्रमशील वायु समूह, ये जनसंख्या की साक्षरता का अनुपात और समाज में आपसी भरोसे का सामंजस्य का स्तर। तो ये सब चीज़ें तो इन दोनों में ये हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। पर अगर व्यवहारिक समझ है सोशल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल के बारे में तब भी हम लोग लगा सकते हैं आसानी से। भारत के संविधान के संदर्भ में पॉलिटी का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि किसी भी केंद्र विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दोनों ही गलत है। अगला देखते हैं इकोनॉमी के क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, वो पढ़ेंगे और देख लीजिए। बाकी देखिए यहाँ पे पहले दूसरे में छठा है जो कि समान की बात है कि ये तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है
और यहाँ पहला देखते हैं कि क्रय शक्ति परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना गणना विभिन्न देश के एक समान वस्तु और सेवा के मूल्य की तुलना की जाती है, ठीक ना। तो इसका जो विकल्प दूसरा गलत है और पहला बिल्कुल सही है, तो इसका ए होगा। अगला देखते हैं हम लोग भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ठीक। दूसरा कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तीसरा कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। उसके बाद ये गन्ने की खेती का अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। चौथे तो आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे अपना विकल्प ये भी आ जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा। साथ ही अब अभी क्या स्थिति है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि भारत के द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किसी के मूल्य के आधार पर जो अधिकतम आयात रहा है। वनस्पति तेल, ऐसे जितने भी आंकड़े हैं ना उनको एक जगह करके रखा जा सकता है। फिर है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। पॉलिटी का अवधारणा के आधार पर जो हमेशा 2-3 या 4 प्रश्न, मतलब आजकल 5 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो वही है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगेगा वही है। वो क्या है कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। स्वतंत्रता का ज़्यादा सटीक यही होता है। बाकी नियंत्रण का अभाव और इच्छानुसार किसी भी प्रकार का, तो ये ऐसा नहीं है। उसको पढ़ने से मतलब अगर सामान्य जो मूल्य हैं संविधान में, तो इसे भी पढ़ा जाता है पॉलिटी के दौरान, तो उससे हो जाएगा। और अगला है भारतीय रूप से जो है गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो ऐसा प्रश्न इकोनॉमी का सबसे थोड़ा कठिन और व्यवहारिक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 2-4 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें देखिए क्या है कि पूछा गया है रुपए की गिरावट रोकने के लिए कौन से संभावित उपाय नहीं होंगे, ठीक। पहला कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात का नियंत्रण और उसके निर्यात को प्रोत्साहन। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात नियंत्रण, ठीक, और निर्यात को प्रोत्साहन, ठीक, ये तो उपाय हैं हो सकते हैं। और ये है कि भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और क्या, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ठीक, ये भी है। पर ये जो प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये नहीं होगा। और साथ ही इसके कौन मौद्रिक नीति के क्या क्या प्रकार हैं, वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन सी कमेटी है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। और क्या कि मौद्रिक नीति के समानांतर जो है राजस्व नीति किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसके क्या क्या उसमें ध्यान रखा जाता है कि मौद्रिक नीति के लिए कैसे कदम उठाए जाते हैं। वैसे भी अगर राजस्व नीति है तो राजस्व नीति सरकार के द्वारा लिया जाता है, मौद्रिक नीति जो है RBI के द्वारा, तो उनको डिटेल से देख लेंगे। फिर है कि भुगतान प्रणाली आंकड़े का भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डाटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाता को समादेशित करता है कि ऐसा प्रश्न जो है समान का टाइम टेकिंग भी होता है। और साथ ही अगर आपने पढ़ा है तो सही है, अन्यथा इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कौन नहीं हो सकता है कॉमनली, तो वैसे देखेंगे तो आसानी से इसके तक प्रश्न मतलब पहुँच सकते हैं, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएंगे, सही है। क्योंकि ऐसे अभी जो है ना डिबेट में डाटा से जो स्टोरेशन की बात होती है, तो ये सभी देश के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि किया जाता है, और प्रावधान भी किए गए हैं। ऐसे ही भारत में भी प्रयास किया गया, उससे संबंधित कौन सी कमेटी है उसको देख लेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए वे यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करेंगे। ऐसा कि जरूर आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक
करे सरकार या फिर प्राइवेट भी। उसके बाद देखिए कि एक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे अपने नागरिकों के लिए जो है दत्त संरक्षण डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए जो है ना सामान्य दत्तक संरक्षण विनिमय नामक एक कानून अप्रैल 2016 में बनाया उनको अप्रैल 25 मई 2008 से कार्यान्वित शुरू किया। तो ये यूएन था, मतलब यूरोपीय यूनियन। करंट अफेयर का है ये सब। और हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किसी देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र के सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक मसौदे पर हस्ताक्षर किया गया है रूस के द्वारा। यहाँ देखिए इसमें क्या है ना कि जब किसी भी तरह का डिबेट चल रहा हो अपने जैसे कि कौन कौन से सुधार किए जा रहे हैं, तो उसमें से ये हमेशा ध्यान रखा जा सकता है कि उस तरह के जो व्यवस्था हैं या प्रयास पहले के उनके देश के द्वारा किए गए हैं और वर्तमान में कहाँ अभी वो ऐसा प्रावधान है। इन सब चीज़ों को पढ़ा ही जाता है करंट अफेयर में, तो वैसे ध्यान रखेंगे। मुद्रा गुणांक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। ये 2021 में भी इसको पूछा गया था, सीधे ऐसे ही पूछ लिया गया था मुद्रा गुणांक के बारे में, और ऑप्शन भी यही था कि जनता की बैंकिंग आदत में वृद्धि। फिर पढ़ते हैं कि मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ज़्यादातर जो प्रश्न है ना या तो साइंस टेक का या तो प्रक्रिया क्या रहेगा, प्रक्रिया पर आधारित या प्रयोग पर। अब प्रयोग पर जनरली जो रहता है ना, देखिए इसमें AR VR वगैरह पूछा गया है, तो इन सब चीज़ों में लगभग सामान्य समझ जो अभी प्रचलित तकनीक है उसके बारे में ध्यान रख लेंगे ना तो हो जाएगा। इसमें क्या है, समर्थित वास्तविकता में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार की पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आगे देखते हैं आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तु या परिवेश पर प्रक्षेपित हो जाती है। तीसरा कि व्यक्ति के संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। AR सही है VR कि संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। इसमें 3 और 4 सही है। उसके बाद करंट अफेयर का देखते हैं, शब्द डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हमेशा की डेनिवोशन समाचार कभी समाचार के माध्यमों के संदर्भ में आता है। एक आदिम जाति, एक ऐसे ही हमेशा 2021-20 सभी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है। फिर क्या है, टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी पे है कि विभिन्न इसमें विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। इसे सही है। आगे देखते हैं अभी क्या क्या प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रक्रियात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं। अच्छा, सही है, ठीक। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत किया जा सकता है। पादप और जंतु से निकाले गए कोशिकाओं को प्रयोगशाला में पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो ये सब सही है। इसमें देखिए क्या है ना कि DNA के अंदर जो ये गुणसूत्र होता है दूर तक अभी तक हम लोग मतलब अपने यहाँ उसका विकास विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुआ है कि DNA से लेकर के DNA से अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसमें संशोधन कर सकते हैं। फिर डिजिटल हस्ताक्षर, तो ये तो करंट में रहता है। जो ऐसे ही देखिए अभी डिजिटल हस्ताक्षर इस प्रकार के ही जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ है कि ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। डिजिटल हस्ताक्षर ये सच मतलब ऐसा है कि इसके बारे में पढ़ा हुआ है तभी ज़्यादा आसान है, अन्यथा इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं होगा। इसका तीसरा है सही है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। फिर साइंस की परिधेय मतलब वेरिएबल टेक्नोलॉजी जो
पहना जा सकता है के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्य निष्पादन किए जा सकते हैं? लगभग सभी। फिर है आरएनए डीएनए वगैरह, और ये जेनेटिक्स से हर बार 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रहे हैं ना, उससे संबंधित पूछा जाता है। तो यहाँ देखते हैं आरएनए अंतरक्षेपण प्रौद्योगिकी ने पीछे कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। क्यों? तो यह जीन अभिव्यक्तिकरण रोगापचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगापचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगापचार विकसित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। और इसे ऐसे फसल पदपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी है। तो ये तीसरा इसमें गलत होगा, क्योंकि हार्मोन प्रतिस्थापन रोगापचार विकसित करने के लिए प्रयुक्त इसका नहीं किया जाता इसका। अब ये सही है। फिर देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूर विकास का ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? बेसिक्स है कि उसका महत्व। तो इसमें देखें कि पहला है हिग्स बोसन कणों का विज्ञान हुआ, तो पढ़ लेंगे हम लोग कि इसमें हिग्स बोसन क्या है। फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का विज्ञान हुआ, यही उत्तर है। दूसरा फिर है वर्म को हॉल क्या है, उसको देखेंगे। सिंगुलैरिटी क्या है, उसके बारे में देख लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों के बहु औषधीय प्रतिरोध के होने का कारण है। ये अभी के जो चिकित्सीय जगत है उसमें सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषधीय प्रतिरोध की जो समस्या है ना, वो ये ड्रग्स रेजिस्टेंस वाली समस्या बढ़ी हुई है। ये चिंता का विषय है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में ध्यान रखे। ये करंट अफेयर में बना रहता है हमेशा। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है कि कुछ व्यक्तियों ने आनुवंशिक पूर्ववृत्ति को होना, कि ये इसमें ही ना सूक्ष्म रोगजनकों में बहु औषधीय प्रतिरोध। इसमें क्या कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और एक ही दवाई के किसी रोग के उपचार के लिए अधिक बारंबारता के साथ प्रयोग किया जाता है, तो वो निष्क्रिय हो जाता है। उससे संबंधित है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। रोगों के उपचार के लिए जो है प्रतिजीवों की गलत खुराक लेना सही। फिर है कि पशु फार्मिंग में प्रतिजीवों का इस्तेमाल करना। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता का होना, मतलब चिरकालिक रोग हो गया तो उसे लगातार लेते लेते तो निष्क्रियता आ जाती है। दूसरी बात, जो प्रतिजीवी जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, वो उसमें जो अनुकूलता होती है ना, उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। प्रायः समाचार में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? तो ये इसका ये है। बाकी ये है कि लक्षित संसाधित जीन संपादन प्रयुक्त आणविक कैंची। बाकी जो चीज़ें हैं, जैन संवेदक पीरक प्रतिरोधी, ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा नहीं है? तो यकृत भी विषाणु काफ़ी कुछ भी HIV की तरह प्रचलित। ये बेसिक से है, रोग वगैरह से संबंधित। और सी का टीका नहीं है, जबकि बी कोई सी का टीका है, और जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं है। तो बेसिक ही है। तो अभी जो HIV वगैरह में से और अन्य बीमारियों में के बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन सा टीका है, नहीं है, उसकी क्या मतलब कैसे होने का क्या तरीका, मतलब कैसे वो संक्रमित करता है किसी को, ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी अन्य वर्ष को विश्लेषित किया जा सके। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, आभार।